ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। क्रांति कुंज गुरुकुल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो प्रैक्टिकल योगा हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमारे लास्ट टॉपिक्स आज आ जाते हैं, जिसका नाम है नौली, बस्ती, कपालभाति और त्राटक। ये 4 टॉपिक हमारे बचते हैं। इनकी चर्चा हम इस लेक्चर में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ आती है हमारी कि नौली क्या होती है। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि नौली जो शब्द है ये आया कहाँ से है, क्या इसका मीनिंग है। तो जो नौली है ये नल शब्द से आया है। ठीक है, नल बोल सकते हो या फिर नली बोल सकते हो। तो इस नल या नली का क्या मतलब है? नल का जो मीनिंग होता है वो होता है ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मसल्स, मांसपेशी। और चूंकि हम नौली क्रिया की बात करते हैं तो नौली क्रिया में हमारी कौन सी मसल इन्वॉल्व रहती है? तो उसका नाम होता है रेक्टस एब्डोमिनाई मसल। मसल्स मैंने आपको एनाटॉमी में सारी करवा दी थी। जिसको नहीं पता है कि ये मांसपेशी कहाँ पर होती है तो वो लेक्चर आप देख सकते हैं। दूसरा शब्द आता है हमारा नली। नली का क्या मतलब होता है? कोई भी एक खाली, जैसे पाइप होती है प्लास्टिक की, ठीक है, तो ट्यूबुलर वेसल आप इसको बोल सकते हो, या फिर इसको बोल सकते हैं हम कि जैसे ब्लड वेसल हमारी होती है या फिर जैसे नर्व होती है, तो उन शब्दों से ये आया है। ठीक है, तो ये मतलब हो गया हमारा नौली शब्द का। अब नौली क्रिया की को ही हम दूसरे शब्दों में लौलिकी कर्म भी बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब है अब लौलिकी का? तो ये जो शब्द आया है लौलिकी, ये आया है लोला शब्द से, जिसका मतलब क्या होता है? रोलिंग, घुमाना। तो चूंकि इसमें जो एब्डोमिनल की मांसपेशियां हैं उनको हम रोल करते हैं, घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, तो इसलिए इसका नाम लोलिकी कर्म भी होता है। अब सबसे पहली चीज इसमें आती है कि जब आप नौली प्रैक्टिस करते हैं तो सीक्वेंस क्या रहती है इसमें? तो सीक्वेंस बहुत ही मेन है इसमें। तो सबसे पहले हम मध्यम नौली की प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा मध्यम नौली रहता है। फिर मध्यम नौली प्रैक्टिस जब हो जाए फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में हम वाम नौली प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड में, ये सेंटर की है। ठीक है, हर एक का प्रोसीजर हम देखेंगे अभी। और फिर दक्षिण नौली प्रैक्टिस करते हैं और लास्ट में हमारा क्या होता है? आलोढ़न होता है, यानी कि क्या होता है? रोटेशन होती है एब्डोमेन की। ठीक है, और जब तक हमारी 3 स्टेप्स के ऊपर मास्टरी नहीं हो जाती है हम 4th स्टेप के ऊपर नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा इसमें आता है। अब इसको सीक्वेंस को अच्छे से याद रखना है, इसी सीक्वेंस में ये प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो क्या होता है मध्यम नौली या फिर सेंट्रल एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन? तो ये पूरा प्रोसेस आपके सामने यहाँ पर दिखाया गया है कि लगभग 1 मीटर पैरों के बीच में गैप रख के खड़े हो जाना है। ठीक है, फिर थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग, स्लो लेकिन डीप इनहेलेशन हमें करना है। और जितना फोर्सफुली हम बाहर श्वास को छोड़ सकते हैं उतना हमें श्वास को बाहर छोड़ना है, यानी कि फोर्सफुल एक्सलेशन हमने करना है और आगे की तरफ झुक जाना है। यानी कि जब आप खड़े हैं तो आपको डीप इनहेल करना है, गहरी श्वास अंदर भरनी है और फिर बलपूर्वक श्वास को बाहर छोड़ना है आगे झुकते हुए। ठीक है, इसमें हाथ जो रहेंगे, हमारे हाथ की हथेलियां जो रहेंगी वो घुटनों से थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहेंगी, यानी कि जो हमारा पूरी बॉडी का वेट है वो हमारा थाइज के ऊपर
रहता है। तो इस पोजीशन में आने के बाद फिर जालंधर बंद हमें लगाना होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है इसमें कि कौन सा बंद हम नौली क्रिया में लगाते हैं। ठीक है, जालंधर बंद लगाना है क्योंकि हमने सारा श्वास जो है बाहर छोड़ दिया है बलपूर्वक, तो यानी कि बही कुंभक के साथ हमें क्या लगाना है, जालंधर बंद लगाना है। ठीक है, फिर पेट को अंदर सिकोड़ लेना है, पेट को अंदर सिकोड़ लेना है और एक सेंट्रल आर्क मांसपेशियों की बनानी है, यानी कि बीच में जो है आपको पोजीशन दिख रही है, तो बीच में बिल्कुल कॉन्ट्रैक्शन जितना हम आराम से कर सकते हैं उतना हमें मांसपेशियों को सिकोड़ लेना है। उसी पोजीशन में कुछ देर मेंटेन करना है। मेंटेन करने के बाद इनहेल करते हुए दोबारा से अपराइट पोस्चर में यानी कि सीधे खड़े हो जाना है। ये हमारी मध्यम नौली की प्रैक्टिस रहती है। ध्यान रखना है कि मांसपेशियों को जबरदस्ती नहीं सिकोड़ना है। जितनी देर आप आराम से उसको सिकोड़ के रख सकते हैं उतनी देर ही उनको सिकोड़ना है। तो ये हमारी मध्यम नौली की प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाती है, सेंट्रल एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाती है। फिर जो दूसरा चरण था हमारा, दूसरी स्टेज थी, वो क्या थी, वाम नौली। तो सेम प्रोसेस रहेगा जो हमने मध्यम में किया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये रहेगा कि अब सेंटर में आर्क नहीं बनेगी। ठीक है, जो भी हमारे रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स हैं वो हमें लेफ्ट की तरफ क्या करना है, आइसोलेट करनी है, यानी कि जो लेफ्ट की मांसपेशियां हैं केवल उनका संकुचन हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, तो जैसा हमने मध्यम नौली में सारे स्टेप्स को देखा है, सेम प्रोसेस हमारा वाम नौली में रहता है, लेकिन ऐसे ही लोअर एब्डोमिनल जो लोअर एब्डोमिनल मसल्स हैं हमारी वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जो कि स्पेशली है रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स। ठीक है, अब इसमें वर्टिकल आर्क बनती है एब्डोमेन के निचले वाले हिस्से में। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में इनको आइसोलेट करना है, यानी कि लेफ्ट साइड की जो मांसपेशियां हैं केवल उनका संकुचन हमें करना है। ठीक है, तो जितनी देर, जैसे हमने मध्यम नौली में किया था कि जितनी देर हम आराम से और जितना ज़्यादा सिकोड़ सकते हैं मांसपेशियों को उतना सिकोड़ लेना है, जोर नहीं लगाना है। जितनी देर तक हम वो कॉन्ट्रैक्शन होल्ड कर सकते हैं उतना करना है। फिर बाद में मध्यम यानी कि साइड में है आइसोलेशन, फिर सेंटर में यानी कि वाम नौली में अगर हैं तो वहीं पर रिलीज नहीं करना है, वहीं पर इनहेल नहीं करना है, पहले हमें मध्यम में आना है। ठीक है, तो रिटर्न टू मध्यम नौली, उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन को रिलीज करेंगे और धीरे धीरे सिर को ऊपर उठाते हुए खड़े हो जाएंगे, गहरी सांस लेकिन धीमे भरते हुए। ठीक है, गहरी सांस भरनी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तुरंत हमें सारी सांस को भर लेना है, धीरे धीरे सांस को भरते जाना है, गहरी सांस लेनी है और सीधे खड़े हो जाना है। ठीक है, तो ये हमारा रहता है वाम नौली की प्रैक्टिस। स्टेज 1 हमने कर लिया, मध्यम नौली दूसरे, उस स्टेज 1 करने के बाद फिर हमने वाम नौली किया। अब वाम नौली करने के बाद हम दक्षिण नौली की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जितनी भी ये स्टेजेस बताई गई हैं, स्टेज 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, जब एक स्टेज से दूसरी स्टेज की तरफ हम जाते हैं तो उसके बीच में हमें रेस्ट करना है, रिलैक्स करना है, क्योंकि इसमें जो हार्ट रेट है या फिर जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इसमें एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि हार्ट रेट हमारी बढ़ जाएंगी, पल्स रेट हमारी बढ़ती है इसमें। तो जब तक वो नॉर्मल ना आ जाए, जब तक हमें नेक्स्ट स्टेज की तरफ नहीं बढ़ना है। सभी के लिए कॉमन पॉइंट रहेगा ये, यानी कि फर्स्ट स्टेज से अगर सेकंड में आते हैं तो भी यही प्रोसेस, सेकंड से थर्ड में जाते टाइम भी यही प्रोसेस और थर्ड से फोर्थ में जाते समय भी यही प्रोसीजर फॉलो होगा कि जब तक हार्ट रेट नॉर्मल ना हो नेक्स्ट स्टेज की तरफ नहीं जाना है। आगे आता है हमारा, ये हिंदी में है, आप देख लेना, इसको पढ़ लेना बहुत अच्छे से, सारी चीज़ें बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से यहाँ पर लिखी हुई हैं, आसानी से आपको समझ में आने वाली चीज़ें हैं। ठीक, वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने एक्सप्लेन की हैं, कुछ भी अलग से पॉइंट इसमें नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो स्टेज 2 हमारी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हम स्टेज 3 की तरफ, यानी कि दक्षिण नौली। तो जैसा हमने वाम नौली में किया सेम प्रोसेस हमारा दक्षिण में रहता है, लेकिन वाम नौली में हमने किया लेफ्ट साइड में और दक्षिण नौली में हम करेंगे राइट साइड में, इतना ही डिफरेंस केवल इसमें रहेगा। तो वही जो वाम नौली में प्रैक्टिस हमने की वही अब राइट साइड में करनी है। ठीक है, ऐसे ही एक राउंड कंप्लीट करना है जैसे वाम नौली में किया और फिर दोबारा से सीधे खड़े हो जाना है और गहरी सांस भरते हुए। ठीक है,
फिर रेस्ट करना है जब तक हमारी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं आ जाती है। फिर स्टेज 4 के ऊपर पहुंचना है। ठीक है, अब स्टेज 3, जितनी भी 3 स्टेजेस हमने की, मध्यम की, वाम की, दक्षिण की, तीनों में हमने मास्टरी कर ली है, यानी कि तीनों की तीनों स्टेज हमें अच्छे से क्लियर हैं, अच्छे से हम कर पाते हैं। तभी हम स्टेज 4 की तरफ चलते हैं। स्टेज 4 क्या है? एब्डोमिनल रोटेशन या फिर चर्निंग जिसको बोलते हैं। इसमें क्या रहता है? सेम प्रोसेस इसमें भी होगा कि हम पहले सीधे खड़े हो जाएंगे, गहरी सांस को अंदर भरेंगे, फिर श्वास को बलपूर्वक बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाएंगे। दोनों हाथ हमारे जंघाओं के ऊपर होंगे, घुटने से थोड़ा सा ऊपर, ताकि पूरा बॉडी वेट हमारा जंघाओं के ऊपर आ जाए। और उसके बाद क्या करना है? मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्ट करनी है। कैसे वो प्रोसेस चलता है, स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वाम नौली लेफ्ट साइड में लेके जाना है। ठीक है, मध्यम में हमने कॉन्ट्रैक्शन किया, फिर लेफ्ट साइड में हमने आइसोलेट किया। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग आप मान सकते हो कि लेफ्ट से की हमने, लेफ्ट की मांसपेशियों को आइसोलेट किया, फिर लेफ्ट से हम लेके गए राइट की तरफ, राइट से दोबारा से लेफ्ट की तरफ लेके आएंगे। ठीक है, यानी कि जब लेफ्ट टू राइट चलता है तो ये आप एंटी क्लॉकवाइज मान सकते हो कि एंटी क्लॉकवाइज हमें क्या करना है? मांसपेशियों को या फिर एब्डोमिनल मसल्स को रोटेट करना है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट फिर राइट, ऐसे हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे तो एक सर्कल हमारा बन जाएगा, यानी कि एक रोटेशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो जब भी हम कोई भी प्रैक्टिस करें तो शुरुआत में हमें 3 रोटेशन करनी होती हैं। ठीक है, तो 3 बार हमने लेफ्ट टू राइट उसको घुमाया और फिर रिलैक्स हो गए। ठीक है, तो कंटिन्यू रोटेटिंग द मसल्स फ्रॉम साइड टू साइड, दिस प्रोसेस इज नोन एज चर्निंग। तो इसको चर्निंग बोलते हैं या फिर रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें 3 रोटेशन ऐसी करनी है, 3 कंजिक्यूटिव रोटेशंस, और फिर कॉन्ट्रैक्शन को रिलीज कर देना है। रिलीज करने के बाद क्या करना है? अब हमने लेफ्ट से स्टार्ट पहले किया था, तो अब हम करेंगे राइट से स्टार्ट, यानी कि 3 सर्कल हमने बनाए एंटी क्लॉकवाइज, तो अब 3 सर्कल हम बनाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो पहले राइट से शुरू होगा, यानी कि राइट की मांसपेशियों को आइसोलेट करेंगे, फिर लेफ्ट, फिर दोबारा से राइट, तो ऐसे सर्कल बनता चला जाएगा। यानी कि इसको आप डायरेक्शन मान सकते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जितने हमने एंटी क्लॉकवाइज में किए उतने ही हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेशन करनी होती है। ठीक है, 3 बार दोनों प्रोसेस होने के बाद फिर हमें मध्यम नौली में वापस से लौटना है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट हम रिलैक्स नहीं करते हैं, पहले मध्यम नौली में आएंगे। ठीक है, सेंटर की तरफ उन मांसपेशियों को आइसोलेट करेंगे, यानी कि एक सेंट्रल आर्क बनाएंगे जैसे हमने फर्स्ट स्टेज में किया था। सेंट्रल आर्क बनाने के बाद दोबारा से जो मांसपेशियां हैं उनको रिलैक्स करना है। रिलैक्स करने का प्रोसीजर क्या रहता है कि आपको कॉन्ट्रैक्शन को रिलीज करना है और धीरे धीरे और गहरी सांस भरते हुए सीधा खड़े हो जाना है। तो ये हमारी क्या रहती है? पूरा प्रोसेस रहता है एब्डोमिनल रोटेशन का। ठीक है, अगेन रेस्ट करना है जब तक हमारी हार्ट रेट नॉर्मल ना आ जाए। ठीक है, तो ये थी हमारी 4 इसकी स्टेजेस। अब क्या इसमें सावधानियां रखनी है, किन किन बीमारियों में नौली क्रिया नहीं करनी है, क्या इससे बेनिफिट्स हमें होते हैं, क्या लाभ इसमें हमें होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब जिस भी प्रोसेस में हमारी एब्डोमिनल की मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती हैं तो उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी कि निषेध किस बीमारियों में उसका होता है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। ठीक है, तो वही सारे पॉइंट्स यहाँ पर भी आएंगे। ठीक है, तो ये हिंदी में है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, आगे आता है हमारा इसकी कि निषेध किस किस चीज़ में होगा। तो वही है कि पेट में अगर छाले हों, ठीक है, हार्ट डिजीज हो क्योंकि हार्ट रेट इसमें बढ़ती है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर प्रेशर पड़ता है इसमें, तो हाइपरटेंशन में भी निषेध होगा। हर्निया किसी को है, स्पेशली जो अम्बिलिकल हर्निया होता है उसमें मना होती है ये। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर है तो वही हाइपरटेंशन। ठीक है, एब्डोमिनल पेन है,
पेट में कोई दर्द है तो भी नहीं करनी है। गोल स्टोन्स हैं, यानी कि क्या है, पित्ताशय में जो गोल ब्लैडर है उसमें पथरी बनी हुई है तो भी नहीं करना है। स्टमक या फिर ड्यूडिनम में कोई अल्सर है तो भी नहीं करना है। अगर उसको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, तो भी नहीं करना है, क्योंकि जो आंतों में मल चिपका हुआ है या फिर वहाँ पर जो मल है वो इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकता है। ठीक है। अगर किसी की पेट की सर्जरी हुई है और वो रिकवर कर रहा है, यानी कि 6 महीने उस सर्जरी को नहीं हुए हैं, तो उसको भी नौली क्रिया नहीं करनी है। ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान भी नहीं करनी है। डिलीवरी के 6 महीने बाद, नॉर्मल डिलीवरी के बाद, ठीक है, तो की जा सकती है ये। ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को लिख देते हैं, आफ्टर 6 months फ्रॉम डिलीवरी तो की जा सकती है। और नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन है तो थोड़ा सा और लंबा समय इसमें लगता है, क्योंकि उसमें स्टिचेस लगते हैं, टांके लगते हैं, तो उनके खुलने का भय इसमें रहता है। तो अगर किसी को सिजेरियन हुई है तो 6 महीने का समय उसमें नहीं लेना है, ज़्यादा समय उसमें लगता है। ठीक है। तो कैन बी डन, की जा सकती है, लेकिन 6 महीने डिलीवरी के बाद। तो ये इसकी हमारे कुछ निषेध रहते हैं। ध्यान रखना, निषेध बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पेपर के हिसाब से बहुत पूछता है एग्जाम में कि नौली क्रिया किस में नहीं करनी है, या फिर कोई भी प्रोसीजर है वो किस अवस्था में करना है, किस में नहीं करना है। ठीक है। करना किस में है, जो इनके अलावा जो भी चीज़ें बच गई सब में करना है। इनसे संबंधित चीज़ों में नहीं करना है, इनसे अलग जो चीज़ें बच गई हैं उनमें करना है। ठीक है। फ़ायदे क्या क्या रहते हैं इसके, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये पूरी मसाज करती है, जो भी हमारी एब्डोमेन में मांसपेशियां हैं उनकी मसल टोन को सुधारती है। ठीक है। वहाँ पर भी जितनी भी नर्व्स हैं, इंटेस्टाइन्स हमारी हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स भी वहीं पर हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स भी वहीं पर हैं, तो सबको वो रेगुलेट करती है, सबकी मसाज करती है। तो यानी कि इनसे इन डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, तो इन सिस्टम से संबंधित जो भी डिजीज होगी उसमें ये फायदा करती है। लेकिन एक्सेप्शन वही है जो ऊपर बता दिया गया है। ठीक है। तो चूंकि इसमें हीट जनरेट होती है बॉडी में, तो यानी कि अग्नि बढ़ती है, तो जठराग्नि इसमें बढ़ती है, तो भूख इसमें लगती है। तो जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारा प्रोसेस रहता है, पहले हम इंजेशन करते हैं, फिर डाइजेशन, फिर एसिमिलेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, और फिर लास्ट में एक्सक्रीशन। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में करवा चुका हूँ कि इनका मीनिंग क्या होता है और क्या क्या इसमें प्रोसेस चलता है। ठीक है। तो वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं अगर यहाँ पर क्लियर नहीं है तो। ठीक है। तो हर एक जो लेक्चर है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं होता है। कोई भी लेक्चर हमेशा पिछले वाले लेक्चर से, और जो आज वाला लेक्चर है वो अगले वाले लेक्चर से रिलेट करती है सारी चीज़ें। एक यूनिट दूसरी यूनिट से करती है, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से। ठीक है। एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से, तो रिलेट करते हैं हमेशा। तो स्टेप बाय स्टेप ही हमें तैयारी में चलना होता है। ठीक है। तो जो भी एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, स्पेशली एड्रिनल कंपोनेंट, यानी कि जो एड्रिनल ग्लैंड है हमारी, जो कि किडनियों के ऊपर है, क्योंकि किडनी हमारी यहीं पर होती हैं, तो एड्रिनल ग्लैंड्स को ये बैलेंस करती है, तो जिससे हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है बैलेंस में आता है। ठीक है। तो वहाँ पर एक चक्र होता है, मणिपुर चक्र, जो कि क्या है, स्टोर हाउस है प्राण का, कि प्राण कहाँ पर रहते हैं, नाभि में रहते हैं, तो वहाँ पर चक्र है हमारा मणिपुर चक्र, तो उसको ये स्टिमुलेट करती है और उसका शोधन भी करती है। तो ये इसके रहते हैं फायदे। और जब पूरे शरीर की प्राणिक ऊर्जा हमारी क्या रह हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि मणिपुर चक्र हमारा बैलेंस हो गया है, तो पूरे शरीर का एनर्जी फ्लो क्या हो जाता है, बैलेंस में आ जाता है। तो ये हमारी रहती है नौली क्रिया। ये हिंदी में है फायदे, तो यहाँ पर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो नौली क्रिया में जिसको भी डाउट हो तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगली क्लास में उसको बता दिया जाएगा। तो ये एक आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद दूसरा आता है हमारा, इसमें आज का टॉपिक बस्ती। तो बस्ती क्या होती है और कहाँ से ये शब्द आया है। तो बस्ती का मैंने पहले ही बताया था आपको कि वात दोष की ये सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा होती है। और क्योंकि
जो हमारा जो इसका रीजन मैंने बताया था कि हार्ट होता है, यहाँ पर नाभि होती है, ठीक है। इसके बीच में पित्त रहता है, ऊपर कफ रहता है और नीचे वात रहता है, ठीक है। तो ये नाभि है, ये हार्ट है, हृदय, तो ये स्थान रहता है, यानी कि जो नाभि के नीचे वाला हिस्सा है वो वात दोष का होता है। तो वहाँ पर जो भी प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं तो वो वात दोष को बैलेंस ले करके करता है। और वात दोष, क्योंकि इस प्रदेश को हम बस्ती प्रदेश भी बोलते हैं, तो ये जो प्रोसीजर किया जाता है इसको बस्ती बोलते हैं, ठीक है। अब ये बस्ती हमारी 3 टाइप्स की होती है। पहली आती है इसमें जल बस्ती। जल बस्ती में क्या होगा ये हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। फिर इसके बाद होती है दूसरी स्थल बस्ती और तीसरी होती है मूल शोधन। तो जल से आप मतलब भी इसका समझ गए होंगे कि क्या होता है कि जो भी एनिमा हम देंगे वो किससे देंगे, पानी का प्रयोग वहां पर होगा, यानी कि यौगिक एनिमा विद वाटर। तो पानी के साथ अगर एनिमा देते हैं तो वहां पर जल बस्ती है। स्थल बस्ती, इसको ड्राई एनिमा भी बोलते हैं, यानी कि इसमें पानी का प्रयोग अब नहीं होगा। तो किस चीज का प्रयोग होगा, एयर का। तो अब एयर का, और बस्ती में ध्यान रखना है कि जो भी चाहे पानी जाए चाहे एयर जाए तो वहां पर एनएस के थ्रू ही जाएगा। इन भी एनएस के थ्रू होगा और आउट भी एनएस के थ्रू होगा। जल बस्ती में एनएस से पानी अंदर जाएगा, एनएस से ही बाहर निकलेगा एयर, यानी कि स्थल बस्ती में एयर एनएस से ही अंदर जाएगी और एनएस से ही बाहर निकलेगी। फिर तीसरा आता है इसमें मूल शोधन। मूल शोधन में क्या होगा कि मूल से शोधन होगा। मूल, या फिर जिसको जड़ भी बोलते हैं, इंग्लिश में अगर बात करें तो बेस या फिर रूट भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो चूंकि इसमें हल्दी की क्या ली जाती है, हल्दी के पौधे की जड़ ली जाती है, तो इसलिए इसको मूल शोधन भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या क्या इसका प्रोसेस रहता है, तो चलिए देखते हैं इसका। तो ये 3 टाइप्स इसमें हैं। सबसे पहली चीज तो यही आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपसे पूछेगा बस्ती में निम्न में से क्या क्या आता है, तो जल बस्ती, स्थल बस्ती, मूल शोधन, ये तीनों चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। पहला आता है इसमें टेक्निक 1 हमारी जल बस्ती, यौगिक एनिमा विद वाटर। क्या होगा इसमें कि अब पहले प्रिपरेशन होगी, शुद्ध पानी को हम अपने पास रखेंगे, ठीक है। और सबसे बेस्ट इसका तरीका रहता है किसी स्वच्छ बहती हुई नदी में खड़े हो जाना है। वहां पर पानी को क्या करना है, एनस से अंदर लेने का प्रयास करना है। नदी ना हो तो कोई भी एक ऐसे इतना टब कि नाभि तक हमारा पानी भर जाए, ठीक है। और फिर उस शुद्ध पानी को हम एनस से अंदर लेते हैं, ठीक है। तो ए फ्लोइंग रिवर यूज्ड टू बी एन आइडियल प्लेस, एक बहती हुई नदी सबसे बेस्ट इसमें हो सकती है। आगे की तरफ झुक जाना है, ठीक है। खड़े होने के बाद हमारा नाभि तक पानी आना चाहिए, तो ऐसे किसी वाटर बॉडी का हमें प्रयोग करना है। तो सामने झुकना है, जैसे हमने नौली क्रिया में किया था। जो भी हाथ की हथेलियां हैं वो घुटना से थोड़े से ऊपर रहेंगी, यानी कि पूरा बॉडी वेट हमारा जंघाओं के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि जो एनल स्फिंक्टर्स हैं उनको क्या करना है, एक्सपेंड कर लेना है, क्योंकि एनल स्फिंक्टर्स हमारे जनरली क्लोज रहते हैं, तो उनको एक्सपेंड करना है, जैसे फ्रेश होते टाइम एक्सपेंड होते हैं वो। और उड़ियान बंद इसको लगाना है, उसको एनल स्फिंक्टर्स को एक्सपेंड करते करते, यानी कि रिलैक्स करते करते, ठीक है। एक्सपेंड का मतलब है रिलैक्स। तो एनल स्फिंक्टर्स को रिलैक्स करते हुए उड़ियान बंद लगा लेना है, ठीक है। और नौली भी साथ साथ करनी है। जब ये 2 प्रोसेस अच्छे से हो जाते हैं तो जो पानी है ऑटोमेटिक वो एनस के थ्रू, जो भी सिग्मोइड कोलोन है, ठीक है, डिसेंडिंग कोलोन है, वहां तक पानी पहुंच जाता है, ठीक है। तो जब इस प्रोसेस से पानी इंटेस्टाइन्स के अंदर आ गया है, यानी कि बॉल्स के अंदर आ गया है, तो कुछ देर, ऐसा नहीं कि तुरंत उस पानी को बाहर निकाल देना है, कुछ देर उस पानी को होल्ड करना है और फिर एनएस के थ्रू ही उस पानी को बाहर निकाल देना है। ये हमारा जल बस्ती रहती है।
ठीक है, सिंपल टेक्निक है। सेम प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं किसमें, स्थल बस्ती में। ठीक है, बेनिफिट्स क्या होंगे इसके, बेनिफिट्स लगभग तीनों में बराबर आते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस रहता है। अब चूंकि इसमें पानी जाता है कोलोन के अंदर, कोलोन होता है हमारा पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का हमारा पार्ट है, तो वहां पर पानी जाता है तो वो पूरी साफ हो जाती है अंदर से, जो भी चिपका हुआ मल है, पुराना मल है, गैस है, वो सारी की सारी बाहर निकल जाती है। ठीक है, ओल्ड स्टूल एंड गैस एक्सपेल्ड, तो ये इसके फायदे रहते हैं। अब जब हम करेंगे स्थल बस्ती, चूंकि वहां पर पानी का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो इमीडिएट वहां पर सफाई नहीं होती है। इसमें जो ये कॉलोन क्लीन होगी और प्यूरिफाई होगी, ये इमीडिएट होगी, साथ के साथ होगी कि आपने ये टेक्निक की, जल बस्ती की, तो तुरंत उसकी सफाई हो जाएगी। लेकिन एयर में यानी कि स्थल बस्ती में ये इमीडिएट नहीं होता है, तो ये पॉइंट वहां पर नहीं आएगा, बाकी सारी चीजें वहां पर आएंगी उसके फायदे में। तो इस आती है हमारी स्थल बस्ती। इसमें क्या होगा, अब बैठ जाना है इसमें और दोनों पैर हमारे सामने की तरफ होंगे। कुल मिला के हम फाइनल पोज हमारी क्या आनी चाहिए, पश्चिमोत्तानासन आनी चाहिए। तो पश्चिमोत्तानासन हमने लगा लेना है, सिंपल भाषा में अगर बात करें तो। इस पोजीशन में आने के बाद 25 बार अश्विनी मुद्रा करनी है। जैसे ही हम 25 बार अश्विनी मुद्रा करते हैं, अश्विनी मुद्रा में होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं स्फिंक्टर्स और रिलैक्स होते हैं एनल। जो स्फिंक्टर्स हैं, स्फिंक्टर्स होते हैं दरवाजे, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और रिलैक्स होंगे। तो इस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है इंटेस्टाइन के अंदर, और एयर क्या है अंदर पहुंच जाती है। तो सेम जैसे हमने पानी को कुछ देर होल्ड किया था, अब एयर को भी कुछ देर होल्ड करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने देख लिया होगा। तो ये इसके ऊपर आ रहा है तो हटा देते हैं इसको। ठीक है, और कुछ समय के बाद एनएस से ही उस एयर को बाहर निकाल देना है। ये प्रोसेस रहता है हमारा स्थल बस्ती में। ठीक है, बस जल की जगह वहां पर एयर आएगा, और वहां पर हमने क्या किया था, जल बस्ती में कौन सा बंद लगाया था, उड्डयन बंद लगाया था, और यहाँ पर हमें अश्विनी मुद्रा करनी है। इतना इसमें से बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, अब इसमें फायदे क्या क्या होंगे कि कोलोन को ये क्लीन करेगी और गैस को रिमूव करेगी, जो भी कोलोन के अंदर या फिर इंटेस्टाइन के अंदर है। ठीक है, तो ये इसका फायदा हो गया है। अब इसमें थर्ड टेक्निक हमारी आती है स्थल बस्ती के बाद मूल शोधन। मूल शोधन में क्या करेंगे कि मूल का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि रूट या फिर जड़ से ये शब्द लिया गया है। तो हल्दी के पौधे की कोई भी एक सॉफ्ट रूट यानी कि थोड़ी सी मुलायम जड़ हमें ले लेनी है। ठीक है, उसको एनस के अंदर प्रवेश करवाना है, एनस के अंदर उसको इंसर्ट करना है, डालना है। ठीक है, अगर वहाँ पर हल्दी की जो रूट है, हल्दी की जो जड़ है वो अवेलेबल ना हो, तो इंडेक्स या फिर मिडल फिंगर का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे हम किसी भी एक प्लास्टिक की बोतल को जो पानी पीने के लिए हम रखते हैं, तो अगर ब्रश से साफ करते हैं तो उसके किनारों पर से हम उसको ब्रश को घुमाते हैं, तो ऐसे ही चाहे इंडेक्स हो, चाहे मिडल फिंगर हो, या फिर सॉफ्ट रूट हो हल्दी की, तो उसको हमें एनस की चारों, एनस की जो लाइनिंग है, एनस की जो दीवारें हैं, उसके चारों तरफ घुमाना है। ठीक है, 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो घुमाने के बाद फिर क्या करना है, उस उंगली, इंडेक्स या फिर मिडल फिंगर या फिर उस सॉफ्ट रूट को बाहर निकाल लेना है और ठंडे पानी से एनस को वॉश करना है। ठीक है, तो ये हमारा मूल शोधन की प्रक्रिया यहाँ पर पूरी हो जाती है। हल्दी के बारे में बताया जाता है कि इसकी ही रूट क्यों बोला गया। ठीक है, अब चूंकि सबसे पहले हल्दी का ही देख लेते हैं, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक होती है, यानी कि इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो इसलिए हल्दी की रूट, हल्दी की जड़ जो है ली जाती है। और ब्लड प्यूरिफायर भी होती है हल्दी, रक्त को शुद्ध करती है।
तो इसकी हायर मेडिसिनल वैल्यू के कारण हल्दी की जड़ को लिया जाता है। जो भी अगर हल्दी की जड़ नहीं ले रहे हैं, हम इंडेक्स या मिडल फिंगर का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसको अच्छे से हाथों को अपने धो के साफ पानी से तब प्रयोग करना है, ताकि इन्फेक्शन के चांसेस क्या हो, मिनिमम हो सके। ठीक है, तो जो फायदे हमने जल बस्ती स्थल बस्ती में किए हैं, वही फायदा इसमें भी होगा कि जो कोलोन है हमारी और उसके नीचे वाला जितना भी हिस्सा है वो सारा का सारा शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो एनल रीजन पूरा का पूरा इसमें प्योरीफाइड हो जाता है। तो यही इसका लाभ है। तो ये बस्ती प्रोसेस या आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इससे संबंधित कोई डाउट हो तो आप अपना लिख देना। ठीक है, इसके बाद अगला प्रोसीजर हमारा आता है कपालभाति, जो कि षटकर्म का ही प्रोसीजर है। इसमें भी हमारी 3 टेक्निक्स जो है रहती है। सबसे पहली चीज यही आती है जो हमने ऊपर भी किया कि शब्द का क्या मीनिंग है। कपाल का मीनिंग आप 9th यूनिट में भी करवा चुका हूँ। एक PYQ मैंने आपको करवाया था, उसमें भी बताया था मैंने। तो ये कपाल शब्द से आया है। ये कपाल का मतलब होता है कौन सा, फ्रंट पार्ट ऑफ ब्रेन। फ्रंट पार्ट में जो हमारा लोब रहता है ब्रेन का, वो होता है फ्रंटल लोब। ठीक है, तो यानी कि फ्रंटल लोब की इसमें प्यूरिफिकेशन होती है। ठीक है, भांति का मतलब होता है चमक, लाइट। यानी कि जैसे लाइट शाइन करती है, चमकती है, ऐसे ही हमारा फोरहेड, ठीक है, जो हमारा मस्तक होता है, जहाँ हम टीका लगाते हैं, तो वो हिस्सा भी चमकने लगता है इस प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा रहता है कपालभाति का मीनिंग। अब इसमें भी हमारी 3 टेक्निक्स रहती हैं। तीनों के नाम भी पता होनी चाहिए और उसका प्रोसेस भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज ये यहाँ पर कर रहे हैं हम षटकर्म में कपालभाति। एक आप करते हो कपालभाति प्राणायाम। तो जो पहला इसका प्रोसीजर होता है, जिसको हम बोलते हैं वात कर्म कपालभाति, तो ये कपालभाति प्राणायाम की तरह ही होता है। तो जैसे कपालभाति प्राणायाम होता है, वैसे वात कर्म कपालभाति होता है। ठीक है, फिर एक आता है हमारा व्युत्कर्म और एक होता है शीतकर्म। शीतकर्म में क्या होता है, तो यहाँ पर इसको एक ही स्लाइड में हम पूरा समझ लेते हैं। वाटर इन, माउथ के थ्रू, मतलब पानी हम कैसे पीते हैं, जनरली मुंह से ही पीते हैं, लेकिन निकालना है नाक से। ठीक है, तो इन हो गया और वाटर आउट नाक से। तो ये हमारा जो है शीतकर्म कपालभाति होता है। व्युत का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट। तो किसका अपोजिट, शीतकर्म का उल्टा। वाटर इन होगा नाक से, आउट होगा माउथ से। ठीक है, इतना भी अगर आप समझ लेते हैं तो क्वेश्चन आपके सारे लग जाएंगे। ठीक है, अब एक एक करके हम इसका प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा वात कर्म कपालभाति, एयर क्लींजिंग। तो जैसे हमारा कपालभाति प्राणायाम होता है, उसकी टेक्निक फर्स्ट होती है। जब हम प्राणायाम करेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेम हमारा वात कर्म कपालभाति रहता है, इसमें और कुछ भी आपको नहीं करना है। ये डिटेल में हम वहीं पर देखेंगे इसको। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाती है हमारी टेक्निक इसमें 2, यानी कि व्युत्कर्म कपालभाति। इसमें जो हमारे 4 टाइप्स के साइनसेस होते हैं वो क्लीन होते हैं व्युत्कर्म कपालभाति में। ठीक है, तो जैसे हम वस्त्र धोती में जो हमारी पोजीशन थी, उस पोजीशन में भी बैठ सकते हैं और खड़े होकर भी ये प्रोसेस किया जा सकता है। ठीक है, तो एक बाउल में प्योर गर्म पानी ले लेना है, उसमें नमक मिलाना है, सेंधा नमक लेते हैं इसमें। ठीक है, रेशियो क्या रहती है पानी और नमक की, 1 चम्मच नमक मिलाना है आधे लीटर पानी में। ठीक है,
तो पानी हमने तैयार कर लिया है इसके लिए, तो अब प्रैक्टिस हमारी स्टार्ट होगी। तो खड़े हो जाइए कंफर्टेबल सिचुएशन में, और जो हमारा पानी का जो भी कटोरा हमने लिया है उसके ऊपर झुक जाना है, पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है। रिलैक्स करने के बाद क्या करना है, हथेली में पानी को लेना है, ठीक है, हाथ की हथेली में उस पानी को भरना है और नाक से हमें वो पानी क्या है खींचना है, अंदर की तरफ सक करना है, स्निफ करना है। जैसे हम सूंघते हैं कोई चीज को, वैसे उस पानी को भी सूंघने के प्रेशर से नाक के अंदर लेके जाना है, ठीक है। स्निफ इट थ्रू दी नोस्ट्रिल्स। तो नासिका से हमने पानी अंदर ले लिया है और उस नासिका से पानी लिए हुए को हमें मुंह से बाहर निकालना है, पीना नहीं है उसको, ठीक है, मुंह से बाहर निकाल देना है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जा सकता है, ठीक है। और ये हमारा टेक्निक 2 जो है कंप्लीट हो जाती है ऐसे, ठीक है। जैसे हमने जल नीति की थी, उसके बाद नाकों को हमने ड्राई किया था, सुखाया था, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा पानी या फिर पानी की ड्रॉपलेट्स अंदर रुक गई हैं उनको बाहर निकालते हैं, हम शशांक आसन की प्रैक्टिस करते हैं। तो वो सारा प्रोसेस यहाँ पर नाक को सुखाने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है व्युत्क्रम कपाल भाती। ये हिंदी में है, ये भी आप पढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है। अब लास्ट इसमें आता है हमारा थर्ड टेक्निक जिसका नाम है शीतकर्म। अब मुंह में पानी लिया जाएगा और नाक से निकाला जाएगा, ठीक है। सिंपल प्रोसीजर है ये भी। ये है म्यूकस क्लीन करने के लिए। तो जैसे हमने पानी ऊपर तैयार कर किया था, 1 चम्मच नमक आधा लीटर पानी में, वो मिला के हमने रख लिया। खड़े हो जाना है कंफर्टेबल पोजीशन में, आगे की तरफ झुक जाना है कटोरे के ऊपर और टेक ए माउथफुल ऑफ द वार्म सेलाइन वाटर, यानी कि पानी से मुंह को भर लेना है, ठीक है, निगलना नहीं है अब, ठीक है। तो ऊपर की तरफ हमने नाक की तरफ, नेजल कैविटी की तरफ उसको पुश करना है ताकि वो नाक से वो पानी, मुंह में लिया हुआ पानी नाक से निकल सके, ठीक है। तो कई बार ये प्रैक्टिस रिपीट की जा सकती है। अगेन जैसे हमने जल नीति में नाक को सुखाया था, ऐसे ही इसमें भी हम सुखाएंगे, ड्राई करेंगे नोस्ट्रिल्स को, ठीक है। तो ये हमारी 3 टेक्निक्स जो कपालभाति की हैं वो कंप्लीट होती हैं, ठीक है। तो इसके क्या फ़ायदे हैं, किस में नहीं करनी है ये प्रैक्टिस। तो जिसका मान लिया नाक से बार बार खून बहता है, जो हमारी जल नीति की कॉन्ट्राइंडिकेशन थी वही सारी इसमें आ जाएंगी, स्पेशली वही रहेगी जिसमें नाक से खून बहता होगा। तो ये हिंदी में है, ये देख लेना, ठीक है। तो उनमें कपालभाति या फिर ये तीनों टेक्निक्स जो हैं नहीं करनी है, क्योंकि ब्लीडिंग से क्या होगा कि जो कपालभाति प्राणायाम भी होता है, जो हमारी पहली टेक्निक होती है, उसमें भी हम बलपूर्वक श्वास को बाहर छोड़ेंगे, तो उसमें भी अगर ब्लीडिंग होती होगी तो वो ब्लीडिंग बढ़ सकती है, ठीक है। और बाकियों में तो पानी, नमक वाला पानी रहता ही है, वो ब्लीडिंग को बढ़ा देगा, ठीक है। तो इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होगी इसकी, फ्रीक्वेंट नेजल ब्लीडिंग, नाक से खून बहता हो फ्रीक्वेंटली, तो उस अवस्था में कपालभाति नहीं करना है, ठीक है। तो तीनों की एक साथ कॉन्ट्राइंडिकेशन है ये, अकेली शीतकाम की भी नहीं है, अकेली व्युत्काम की भी नहीं है, ठीक है, ना अकेले वातकाम की है, तीनों की। तो ये हमारा कपालभाति कंप्लीट होता है। इसके बाद जो लास्ट हमारा षटकाम का टॉपिक आता है, ठीक है। चलिए इसके फायदे बचे हैं अभी, कि फायदा क्या होगा अब इससे। पहली चीज तो इसके नाम में ही है कि जो फोरहेड है हमारा वो लाइट होता है, हल्का हो जाता है और चमक उसके ऊपर आ जाती है। और क्या क्या फायदे होते हैं कि जो भी हमारा एक्स्ट्रा म्यूकस होता है साइनस में, साइनस क्लींजिंग हमने देखा है व्युत्काम में, तो साइनस हमारे क्लीन हो जाते हैं तो पूरा सिर हमारा हल्का हो जाता है, जो फेस की मांसपेशियां हमारी, जो भी नर्व्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो और बाकी जो हमें जल नीति में फायदा मिलता है वो सारे फायदे कपालभाति के भी होते हैं, ठीक, स्पेशली व्युत्क्रम एंड शीतक्रम के। तो ये दोनों क्या करते हैं, रिमूव करते हैं म्यूकस को फ्रॉम साइनसेस, हेल्प टू रिलैक्स द फेशियल मसल्स एंड नर्व्स, ठीक है। जो बाकी इसके तरीके हैं, यानी कि बात काम है, वो फिजिकली भी हेल्प करते हैं और स्पिरिचुअली भी हेल्प करते हैं, जैसे जल नीति हमें फायदा देती है, ठीक है। तो ये कपालभाति अब हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला आता है हमारा त्राटक।
तो त्राटक का क्या मीनिंग होता है और क्या इसमें प्रोसेस फॉलो किया जाता है? तो सबसे पहली चीज कि इसका मीनिंग क्या होता है। त्राटक, तो एक तो शब्द आपको देख ही रहा है, एकाग्र दृष्टि, कंसंट्रेटेड गेजिंग, यानी कि एक टक किसी चीज को देखते रहना, लगातार बिना पलकों को झपकाए किसी चीज को देखते रहना, यही हमारा क्या है, त्राटक का मीनिंग होता है। ठीक है। और इससे क्या रहती है, हमारी चेतना का जो स्तर है वो इसमें बढ़ता है इसमें। ठीक है। तो प्रोसेस क्या रहता है इसका, विधि क्या रहती है कि कोई भी एक कैंडल को जला के रख लेना है हमने अपने सामने। पोजीशन क्या रहती है उसकी, आंखों के बराबर उसकी जो लो है, उसकी जो फ्लेम है उस कैंडल की, वो आनी चाहिए। ठीक है। यानी कि आंखों के लेवल पर, ना हमें आंखें नीचे करनी पड़े, ना आंखें हमने ऊपर की तरफ उठानी पड़े, आंखें हमारी बिल्कुल सीधी रहें, उसी की दिशा में वो मोमबत्ती की लो जो है वो होनी चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद किसी एक कंफर्टेबल ध्यानात्मक आसन में बैठ जाना है। ध्यानात्मक आसन में बैठने के बाद अगर कुछ आपको लगता है कि मोमबत्ती थोड़ा सा ऊपर या नीचे है तो उसको एडजस्ट करना है, दूरी उससे देखनी है कि कितनी दूर हमें रखना है, कि अपने हाथ को सीधा करके देखना है, तो आपके हाथ की उंगलियां जो हैं वो उससे मोमबत्ती से टच नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक हाथ दूर आपको उस मोमबत्ती से अपनी आंखों को रखना है। ठीक है। आर्म लेंथ उसकी होनी चाहिए। अब आंखों को प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले बंद कर लेना है, पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है, आंखों को रिलैक्स करना है। तो ऐसा ध्यान रखना है कि पूरा शरीर जो है हमारा स्थिर हो, यानी कि जो हमारी कमर और गर्दन है वो बिल्कुल सीधी हो, स्ट्रेट हो, ये इसमें विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है। फिर धीरे से अपनी आंखों को खोल लेना है। ठीक है। तो पूरी प्रैक्टिस में हमारा स्थिर शरीर जो है वो स्थिर होना चाहिए। अब आंखों को धीरे धीरे खोल लेना है और उस फ्लेम को, उस लो को, मोमबत्ती की लो को देखते रहना है जब तक हमारी आंखें थक ना जाए। ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि ब्लिंक नहीं करना है, यानी कि पलकें नहीं झपकानी होती इसमें। ट्राई नॉट टू ब्लिंक और मूव द आई बॉल्स इन एनी वे, या फिर साइड में भी नहीं देखना है कुछ। ठीक है। अगर आपका मन विचलित हो रहा है कि आपके मन में कोई कोई चीज आ रही है, देखने का मन कर रहा है, तो उसको कंट्रोल करना है और अपनी लो के ऊपर जो है दृष्टि को बनाए रखना है। ठीक है। जबरदस्ती करनी नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होगी, टेंशन होगी, आंखों में थोड़ी सी तनाव आएगा और आंखें झपकने का भी प्रयास करेंगी, लेकिन जबरदस्ती रोकना नहीं है। अगर आपकी कैपेसिटी से बाहर जाती है वो चीज़, या फिर आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है आंखों में, तो पलकें झपका सकते हैं। ठीक है। तो जो हमारा पूरा ध्यान होगा वो लो के ऊपर इसमें होना चाहिए। ठीक है। और शरीर के ऊपर से ध्यान हमारा हट जाना चाहिए। तो ये प्रोसेस हो गया यहाँ तक। फिर कितनी देर तक हमें उसको देखना रहता है, कि जब हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस की तो 1 या 2 मिनट तक हम उसको देख पाएंगे, यानी कि 1-2 मिनट के बाद क्या होगा, आंखों से हमारा पानी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो जब भी आंखों से पानी आना शुरू हो जाए तो वो इंडिकेशन है कि अब प्रैक्टिस को रोकना है। ठीक है। तो वो मैंने बता दिया। अगर दिमाग हमारा, मन जो है इधर उधर विचलित होता है, तो प्रैक्टिस के ऊपर उसको ध्यान केंद्रित करना है। 1 या 2 मिनट के बाद जब आंखें थक जाएं, पानी आना आंखों से शुरू हो जाए, तो धीरे से आंखों को बंद कर लेना है। बंद करने के बाद जो आप अपने सामने, यानी कि आंखें खोलते हुए आप उस लो की रोशनी को देख पा रहे थे, अब आंखें बंद करके वही आपको इमेजिन करना है कि वही लो आपके मस्तक में जल रही है। ठीक है। तो कुछ देर के लिए उसके ऊपर ध्यान लगाना है। जब ध्यान लगाएं, यानी कि आफ्टर इमेज जो बनती है उस फ्लेम की, ठीक है, तो उसके ऊपर बंद आंखों से हमें ध्यान लगाना है, उसी को देखते रहना है। फिर कुछ देर के बाद जब तक आपका ध्यान टूटता नहीं है, उस आंख बंद करते करते जो आप उस लो के, सॉरी, आंख बंद किए हुए जब आप उस लो के ऊपर ध्यान लगाते हैं, तो जब तक आपका ध्यान टूटता नहीं है उस लो के ऊपर से, तब तक आपको ध्यान लगाए रखना है।
जब आपका ध्यान टूट जाता है तो आराम से आँखों को खोल लेना है, ठीक है? और फ्लेम को एक बार फिर से देखना है, ठीक है? तो इस बार भी क्या होगा, आँखें थक जाएँगी हमारी, ठीक है? और दोबारा से बंद कर लेंगे, ठीक है? दोबारा से इनर इमेज को देखेंगे हम जो हमारी बनती है। तो ऐसे हम 3 से 4 बार इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं कि पहली बार आपने आँखें खोल के लो को देखा, आपकी आँखों से पानी आना शुरू हो गया, फिर आपने धीरे से आँखों को बंद कर लिया। आँखें बंद करने के बाद आपने जो इनर इमेज उसकी बनती है, छवि जो उसकी बनती है, उसके ऊपर ध्यान लगाया आँखें बंद करके। जब वहाँ से ध्यान टूट गया, तो धीरे से आँखों को खोल लिया, फिर से लो की तरफ ध्यान लगाया। जब फिर से आँखों से पानी आने लगा, फिर से आँखों पानी आते ही फिर से आपने धीरे से आँखों को बंद किया और अंदर यानी कि जो इनर इमेज उसकी बनती है, छवि बनती है, आफ्टर इमेज जो उसकी बनती है, उसके ऊपर ध्यान फिर से लगाएँ। तो ये प्रोसेस जो है 3 से 4 बार रिपीट किया जा सकता है। 3 से 4 बार रिपीट करने के बाद जब फाइनल राउंड आपका आए, मान लिया 3 बार आपको करना है, तीसरी बार का ही राउंड चल रहा है। तो अब जो आपको फॉलो करना है कि दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ना है। जब आप फ्लेम को देखने के बाद अपनी आँखें बंद करेंगे, तो आँखें अब खोलनी नहीं है अपने आप से, ठीक है? क्योंकि अब सामने फ्लेम नहीं है। अब हाथों दोनों हथेलियों को रब करना है, रगड़ना है। जब वो गरम हो जाएँ हथेलियाँ, तो गरम-गरम हथेलियों को आँखों के ऊपर रखेंगे और उसी के अंदर अपनी आँखों को खोलते हैं, ठीक है? तो 3 से 4 बार ये प्रोसेस रिपीट होगा। जब फाइनल राउंड होगा, तो टेक्निक ऑफ पामिंग 2 और 3 टाइम्स यानी कि 2 से 3 बार हथेलियाँ गरम करेंगे, आँखों के ऊपर लगाएँगे, आँखें खोलने से पहले, ठीक है? तो अब ये प्रैक्टिस हमारी क्या हो जाती है, त्राटक की कंप्लीट हो जाती है। तो अब क्या इसके फ़ायदे हैं? कब ये हमें करना चाहिए? तो किसी भी टाइम ये किया जा सकता है, लेकिन खाली पेट करें तो ज़्यादा अच्छा इसमें रहता है। क्योंकि सर्कुलेशन हमारा खाना खाने के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ हो जाएगा, तो पूरा फ़ायदा हमें नहीं मिल पाता है, ठीक है? तो इसलिए खाली पेट प्रेफ़र किया जाता है इस प्रैक्टिस को, जैसे बाकी सारी प्रैक्टिस खाली पेट प्रेफ़र की जाती हैं, ठीक है? तो क्या इसका फ़ायदा रहता है अब? ये इसका प्रोसेस है, ये आप देख लेना अच्छे से, ठीक है? फ़ायदा क्या-क्या होगा इसका? पढ़े होंगे आपने पहले। अब चूँकि आँखों का ही ज़्यादा प्रयोग है इसमें, पानी निकलता है आँखों से, तो यानी कि आँखें हमारी क्या हो जाती हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। आँखें हमारी रिलेट करती हैं, यानी कि जो हम देखते हैं, उसी के हिसाब से हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। हमने कोई डरावनी चीज़ देखी, तो आँखों ने वो चीज़ देखी, तो उसी के हिसाब से हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और तुरंत फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स स्टार्ट कर देगा, यानी कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। तो यानी कि नर्वस सिस्टम भी हमारा रिलैक्स हो जाएगा, जब हम आँखों से कोई चीज़ जब हमारी आँखें क्लियर हो जाएँगी, तो नर्वस सिस्टम हमारा बैलेंस में आ जाएगा, ठीक है? चक्र होता है यहाँ पर दोनों आँखों के बीच में, तो ये चक्र क्या होगा, बैलेंस आता है। यहाँ पर जो चक्र होता है, आज्ञा चक्र, तो इससे संबंधित जो एनर्जी होगी, वो भी इम्प्रूव होती है। कंसंट्रेशन हमारा इम्प्रूव होता है, तो जो आज्ञा चक्र के एक्टिवेट होने से फ़ायदे होते हैं, वो सारे इसमें रहेंगे। निषेध किस में होगा, किसको ये नहीं करना है? सबसे पहली चीज़, ग्लूकोमा अगर किसी को है, तो उन पेशेंट्स को त्राटक नहीं करना होता। एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के दौरे किसी को आते हैं, तो उनको कैंडल फ्लेम के पास नहीं करना, ठीक है? वो कोई लाइट सोर्स जैसे बल्ब होता है, तो वैसा कोई ले सकते हैं, जिस प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं बहुत सारे मार्केट में, तो वो ले सकते हैं, लेकिन जलती हुई मोमबत्ती या फिर जलता हुआ दिया मिर्गी वाले पेशेंट को यूज नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है प्रैक्टिस करते करते उनको मिर्गी का दौरा आ जाए और उस मोमबत्ती पे हाथ लग जाए, तो आग लग जाए वहाँ पर, या फिर उसी को कोई चोट लग जाए, तो इसलिए ऐसे सोर्स से एपिलेप्टिक पेशेंट को दूर रखना है, ठीक है? और सूर्य को नहीं देखना है, लाइट सोर्स के तौर पर सूर्य को भी नहीं लेना है, क्योंकि डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है, बहुत ही नाजुक मेम्ब्रेन होती है आँखों की,
जो डैमेज हो सकती हैं। ठीक है, तो ये इसमें निषेध रहते हैं त्राटक के। फायदे क्या होंगे? फायदे वही होंगे हमारे कि आंखें हमारी क्लियर हो जाएंगी, चमकदार आंखें हो जाएंगी, हमारी आईसाइट इंप्रूव होती है, नर्वस सिस्टम को ये बैलेंस करता है। ठीक है, मेमोरी को इम्प्रूव करता है, कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करता है, विल पावर हमारी स्ट्रांग होती है। अगर आपने आज सोचा कि मुझे इतने घंटे पढ़ाई करनी है और त्राटक का अभ्यास आप नियमित तौर पर करते हो, तो आप उतने घंटे ही पढ़ाई करोगे। ठीक है, तो आज्ञा चक्र को ये एक्टिवेट कर देता है, जो कि मेडिटेशन के लिए एक्सेलेंट तैयारी मानी जाती है। कि मेडिटेशन अगर ध्यान आपको करना है तो आज्ञा चक्र आपका स्टिमुलेट होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। तो यानी कि मेडिटेशन के लिए भी त्राटक जो है किसी भी इंसान को तैयार करता है। तो ये हमारा षटकम आज कंप्लीट होता है। अगर किसी को किसी भी टॉपिक में अभी तक कोई डाउट है तो वो कमेंट करके या फिर ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए हम इतना ही रखेंगे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी को